सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेएमएन सीएसआईनेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेशन में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, दैट इज एनएमआर के बारे में, राइट। कुछ बेसिक कंसेप्ट एक फ्लो में हम लोग समझेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे अगर पढ़ रखा है तो, और लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि एनएमआर कहाँ से स्टार्टिंग है ना, क्या पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना होता है, क्या होता है। देखो कुछ बेसिक चीजें आप जानते हो, जैसे एनएमआर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, इसको इन शॉर्ट हम लोग एनएमआर कहते हैं। होता क्या है कि इसमें हमारे पास में कोई भी रेडिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी हेल्प से न्यूक्लियस का स्पिन जो है वो चेंज होता है, राइट। स्पिन चेंज होता है और उसकी वजह से हम लोगों को एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल हमें ऑब्जर्व होता है, राइट। ये सिग्नल हमें ऑब्जर्व होता है। इट मीन्स आप जो सिग्नल देख पा रहे हो एनएमआर में, जो सिग्नल आता है वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, तो हम बोल रहे हैं जिस भी एटम का आप एनएमआर पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 1H ही होने वाला है, वो कोई भी एटम हो सकता है, बोरॉन, फ्लोरीन, है ना, कार्बन, बट वो एनएमआर एक्टिव होना चाहिए, नंबर 1। इट मीन्स आपका पर्टिकुलर कंपाउंड अगर एनएमआर एक्टिव है, जैसे कार्बन का कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है ना। अभी तक हमें नहीं पता कि कौन सा इनमें से कौन सा आइसोटोप एनएमआर एक्टिव है, बट जो भी एनएमआर एक्टिव होगा और जिस किसी का भी एनएमआर लिया जा रहा है उसमें हमें पर्टिकुलर एक सिग्नल उसका रिफ्लेक्ट होने वाला है। एक मीन्स कि उसका पर्टिकुलर सिग्नल रिफ्लेक्ट होने वाला है। जितने टाइप के आपके कार्बन होंगे या जितने टाइप का आपका एटम होगा उतने टाइप के आपके पर्टिकुलर सिग्नल्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, इसको और अच्छे से ऐसे समझो कि मान लो मैं कार्बन का एनएमआर ले रही हूँ। अब कार्बन का 12 वाला आइसोटोप एक्टिव नहीं होता, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कार्बन 13 एनएमआर आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, C13 एनएमआर आप लोग ले रहे हो। तो अगर C13 एनएमआर ले रहे हो तो कार्बन का एनएमआर हम लोग ले रहे हैं। इट मीन्स इस बार जो सिग्नल्स मिलेंगे हम लोगों को वो किसके मिलेंगे, तो हम कहेंगे जितने टाइप के कार्बन्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स डिफरेंट कार्बन्स जितने भी होंगे, जितने तरीके के होंगे उतने सिग्नल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, अगर मैं C13 एनएमआर ले रही हूं तो इसमें कार्बन के कितने सिग्नल मिलेंगे, तो आप बोलोगे एक ये कार्बन जो मिथाइल दैट इज CH3 टाइप का है, एक ये कार्बन जो कार्बोनिल टाइप का है, और अगेन इधर तो वही है जो उधर था। इट मीन्स इस बार हम हाइड्रोजन ने कार्बन को मार्क कर रहे हैं कि दिस कार्बन इज ऑफ 1 टाइप, दिस इज ऑफ B टाइप एंड दिस इज अगेन अ A टाइप कार्बन, राइट। तो मैं बोलूंगी कार्बन के 2 सिग्नल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। और ये जो 2 चीज हम बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। इट मीन्स जितने डिफरेंट है उतने टाइप के सिग्नल आ जाएंगे। अब आप कौन सा किसका सिग्नल पढ़ रहे हो बस वो देख लेना। अगर कार्बन 13 पढ़ रहे हो तो कार्बन के सिग्नल आएंगे, 1H एनएमआर पढ़ रहे हो तो हाइड्रोजन के सिग्नल आएंगे, है ना। ऐसे फ्लोरीन का पढ़ रहे हो, जो भी आइसोटोप एक्टिव है तो फ्लोरीन के सिग्नल आएंगे। इट मीन्स जिसका भी एनएमआर पढ़ा जाएगा उस पर्टिकुलर के सिग्नल इसमें दिखेंगे और बाकी सब न्यूट्रल जाएंगे, बाकी सबका कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसी मॉलिक्यूल को 1H एनएमआर में पढ़ रहे हो तो इस हाइड्रोजन का सिग्नल आएगा, इधर भी वही बात है, और इस कार्बन की वजह से कोई सिग्नल नहीं आएगा। इट मीन सिर्फ सिग्नल जनरेट हो गए हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम 1H एनएमआर पढ़ रहे हैं। डन। तो डिपेंड करता है कि एनएमआर कौन सा पढ़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सिग्नल्स आते हैं। तो क्या 1H एनएमआर ही होता है क्या? नहीं, एनएमआर तो बहुत सारे होते हैं कि कार्बन का भी होता है, फ्लोरीन का भी एनएमआर होता है, बोरॉन का भी होता है, बट डिपेंड करता है आप किसका एनएमआर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ते हैं आईटी जैम में वो मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज 1H एनएमआर ही होता है। कार्बन 13 अपन लोग नहीं पढ़ते हैं, और कुछ हेट्रो एटम्स का एनएमआर बस हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो जैसे कि मैं पीछे बता रही थी। तो कोई भी अलग एटम है अदर देन हाइड्रोजन, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा हाँ इनका भी एनएमआर आ सकता है, बाकी अपने सिलेबस में वो चीज नहीं है। तो हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 1H एनएमआर, राइट। हम लोग पढ़ रहे होते हैं 1H एनएमआर। डन, है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1H एनएमआर। अब 1H एनएमआर मैंने आपको ऐसे बोला कि सिग्नल आता है, तो बात आई सिग्नल किसकी वजह से आएगा, तो हम बोलेंगे जितने टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स या प्रोटॉन्स होंगे उतने ही सिग्नल्स आपको मिलेंगे, है ना। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्नल्स, करेक्ट है क्या? या फिर ऐसे बोलूं इसी बात को कि जितने भी केमिकली
नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्नल हमें मिलेंगे। डन। तो आप ऐसे बोलो डिफरेंट टाइप के, या आप ऐसे बोलो जितने भी केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनके सिग्नल मिलेंगे। करेक्ट है। तो आप कैसे चेक करते हैं केमिकली इक्विवेलेंट कौन है, नॉन इक्विवेलेंट कौन है ना? तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं। इसके काफी सारे तरीके हैं और ये टॉपिक आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स के अंडर, कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हम लोग कैसे चेक करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कौन सा एटम एनएमआर एक्टिव है ना, एक्टिव है, या कौन सा एटम एनएमआर इनएक्टिव है, इसका पता कैसे चलता है ना? क्योंकि इस पे भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है कि इस चीज का पता कैसे चलता है कि कौन सा एटम एनएमआर एक्टिव होगा, कौन सा एटम एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो इस चीज का पता चलता है जब आप इसका बेसिक जानते होंगे। आपको पता है कि एनएमआर में होता क्या है। हम कहते हैं न्यूक्लियस का स्पिन या तो क्लॉक होगा या न्यूक्लियस का स्पिन एंटी क्लॉक होगा। कोई भी दो स्पिन स्टेट प्रेजेंट होंगी जो कि डीजेनरेट होंगी, इट मींस डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे दोनों। आप जो दो स्पिन स्टेट है उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इधर क्लॉक इधर एंटी क्लॉक। डन। हम क्या बोलते हैं, जब एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में न्यूक्लियस को प्लेस किया जाता है, दैट इज एटम 1H NMR पढ़ रहे हो तो हाइड्रोजन एटम को जैसे प्लेस करोगे, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। डन। जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इट मीन्स हम लोग ऐसे डायरेक्शन शो करते हैं, है ना, अपवर्ड है, इट मीन्स बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक्ट करता है एक छोटे से मैग्नेट की तरह, इट मीन्स जब ये आता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी डीजेनरेट स्पिन स्टेट दो स्पिन स्टेट में तो बिखर जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, एक लोअर स्पिन स्टेट एक हायर स्पिन स्टेट। ऐसे कह सकते हो कि मान लो यहाँ न्यूक्लियस क्लॉक है, मान लो यहाँ न्यूक्लियस एंटी क्लॉक है। डन। अभी जो गैप आया डेल्टा ई, ये डेल्टा ई अगर ये क्रॉस कर ले, अगर ये यहाँ से इस स्पिन स्टेट से, क्लॉक स्पिन स्टेट से इस वाले स्पिन स्टेट में चल जाए जो कि एंटी क्लॉक है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस का स्पिन चेंज हो गया। यहाँ क्लॉक था तो वहाँ एंटी क्लॉक हो गया, और जब ये स्पिन चेंज होगा तो एक सिग्नल जनरेट होगा, और उसी सिग्नल को हम बोलते हैं कि एनएमआर का सिग्नल आया है। डन। तो ये सिग्नल आएगा कब, जब इस पे एक रेडिएशन फॉल करवाई जाएगी जिसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि ये एनर्जी बैरियर ये क्रॉस करवा दे। इट मीन्स डेल्टा ई गैप तभी क्रॉस हो पाएगा जब जो रेडिएशन आप इस पे फॉल करवा रहे हो उसमें इतनी सफिशिएंट डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर ले और यहां से वहां को चले जाए और अपना स्पिन चेंज कर पाए। जैसे स्पिन चेंज होगा तो एक सिग्नल जनरेट होगा इसके वजह से। डन। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक रेडिएशन इस पे फॉल करवाई है और वो रेडिएशन कौन सी होती है, तो हम कहते हैं रेडियो वेव होती है। डन। उस रेडियो वेव में क्योंकि वो एक रेडिएशन है तो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करता है। हम बोलते हैं उसमें फोटॉन्स भी हैं, एनर्जी पैकेट्स, तो एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी इसमें ट्रांसमिट होगी और आपका न्यूक्लियस अपनी स्पिन चेंज करता मिल जाएगा, जिसके लिए यू विल गेट अ सिग्नल। डन है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला अब न्यूक्लियस का अपना कुछ ना कुछ स्पिन है, तो तभी मैं यहाँ पे एक बात लिख पाऊंगी, तभी मैं यहाँ पे एक चीज लिख पाऊंगी, एनएमआर एक्टिव इनएक्टिव वाली बात। देखना, एनएमआर एक्टिव इनएक्टिव वाले टॉपिक में बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर मेरे न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ स्पिन है, स्पिन वैल्यू है, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी होगा। इट मीन्स हम लोग बोलते हैं इसके लिए आई डिफाइन करा जा सकता है, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। हम क्या बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो है तो यस वो एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि इसकी भी कोई स्पिन वैल्यू होगी। और अगर आई वैल्यू जीरो है, इन दिस कंडीशन आपका मॉलिक्यूल एनएमआर इनएक्टिव कहलाता है। कैसा कहलाता है? इनएक्टिव। अब पता कैसे चलेगा आई जीरो है कि नॉन जीरो? तो ऐसे एक बताया था मैंने आपको कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दो चीजें होती हैं, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मान लो कि मास नंबर आपका ऑड है ना, मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर इवन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में कार्बन है 13 और 6, मास आपका एटॉमिक नंबर इवन है, मास ऑड है, तो ये कैसा रहता है, इसकी आई वैल्यू नॉन जीरो रहती है। इट मीन्स ये एनएमआर एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव। दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए कि ये भी इवन है और मान लीजिए ये भी इवन है। अगर दोनों इवन होते हैं, जैसे 12 कार्बन 6, यही है ना, इवन एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी इवन, जब दोनों इवन होंगे तो हम कहेंगे आई वैल्यू जीरो चली जाती है, दैट इज एनएमआर इनएक्टिव। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन 12 का एनएमआर नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट इज एनएमआर इनएक्टिव। डन। बढ़ते हैं आगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, आप समझ सकते हो। जैसे
ऑड ऑड का केस होता है कि ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो, है ना। जैसे आप बात करते हो हाइड्रोजन की, है ना, तो हाइड्रोजन भी कैसा रहता है, एनएमआर एक्टिव होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सब लोग एनएमआर एक्टिव मिलेंगे बस एक केस को छोड़ के, और वो केस बनता है आपका इवन इवन वाला केस। कौन सा केस बनता है, इवन और इवन वाला केस। सिर्फ ये एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास जितने एग्जाम्पल्स आएंगे वो सबके सब एनएमआर इनएक्टिव के आएंगे। तो इवन मास नंबर, इवन ही एटॉमिक नंबर, अगर ऐसा सिनेरियो आ गया तो डायरेक्टली यू कैन से एनएमआर इनएक्टिव। बाकी सभी केसेस में इवन ऑड कर लो, ऑड इवन कर लो, ऑड ऑड कर लो, सब वैलिड है। तो बोलते हैं सारे केसेस में ही जो भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं दे विल बी एनएमआर एक्टिव, सिवाय एक केस के विच इज इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर। इवन इवन है तो एनएमआर इनएक्टिव। डन। कार्बन 12 इज बेस्ट एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हुआ इनएक्टिव एंड एक्टिव की कंडीशन। नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, कितने सिग्नल्स आते हैं, कैसे देखेंगे। अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी भी एक क्राइटेरिया को लेके आप नहीं चल सकते। मतलब सिंगल क्राइटेरिया विल नॉट बी वैलिड इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स। आपको डिफरेंट तरीके डिफरेंट एग्जाम्पल्स में लगाने ही पड़ेंगे। जैसे हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल CH3, C डबल बॉन्डेड O, CH3, है ना। तो एक तो नंबर 1 पॉइंट होता है कि या तो आप क्वेश्चन एनवायरमेंट से कर लो, है ना, एनवायरमेंट से कर लो। नंबर 2 होता है कि या तो आप प्लेन पास करके देख लो, है ना। प्लेन में भी दो बातें होती हैं, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, है ना, इन शॉर्ट आपको बता रही हूं कि प्लेन में दो बातें होती हैं कि या तो हाइड्रोजन्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो या बाइसेक्ट कर रहे हो, है ना। हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उन सभी का सेम सिग्नल आता है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उन सभी का डिफरेंट सिग्नल आता है ना। ये हमें बात पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। या फिर कहते हैं तीसरे नंबर पे आपके मॉलिक्यूल में कहीं कायरल कार्बन तो नहीं, है ना। ये भी एक अप्रोच होती है कि कायरल कार्बन चेक कर सकते हो। तो दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच वैलिड फॉर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। जैसे आपके सामने प्रेजेंटली एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है, तो आपको सबसे बेस्ट क्या दिख रहा है, जिसको एनवायरमेंट आता है वो एनवायरमेंट से चेक करे, जिसको नहीं समझ में आता है वो प्लेन से भी चेक कर सकता है कि यहाँ से एक सिमेट्री है। प्लेन मीन्स सिमेट्री। ऐसे अगर मैं एक प्लेन पास करूंगी तो सिमेट्रिक बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। अगर इधर ए सिग्नल है इधर भी ए ही होगा। इट मीन्स आफ्टर पासिंग द प्लेन हमें जो चीजें हैं वो सिमेट्रिक दिखती हैं, और सिमेट्रिक है मीन्स इक्वल हाफ्स में कट चुकी हैं। तो इधर वाला जैसा हाफ है इधर वाला भी वैसा ही है। इसका सिग्नल ए है तो इसका भी ए ही होना है। समझ पा रहे हो। इसी चीज को कहते हैं रिफ्लेक्ट कर जाना, कि जैसे मैंने प्लेन पास किया चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो उनका सेम ही सिग्नल होगा। डन है। और कोई एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे सपोज कर लो कि ये HA, अच्छा सॉरी मैंने बता दिया आप ऐसे ले लो कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है। ये पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, आपसे पूछा है क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले एक की पॉइंट मेरी बात मान के चलना, कभी गलती नहीं होगी, कि ऑलवेज ऑलवेज मार्क हाइड्रोजन्स फर्स्ट। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन्स को मार्क करना है, मींस करना है। मार्क करने से मेरा मतलब ये है कि जहां कहीं भी हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है प्लीज मेक देयर हाइड्रोजन। इट मींस आपको लग रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन है तो सोचो मत, बना दो। ठीक है, आपको लग रहा है इधर हाइड्रोजन होंगे तो बना दो। डन। अब सोचो कि दे आर डिफरेंट और सेम। डन। कैसे देखेंगे, अब ऐसे देखो कि ये एक स्क्वायर जैसी या ऐसी शेप है, काइट जैसी, ये ऐसे हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, करेक्ट है। आगे है फ्लोरीन और ब्रोमीन। डन। अब आप एनवायरमेंट से करना चाहो एनवायरमेंट से कर सकते हो। कैसे करोगे, इधर दोनों जो हाइड्रोजन्स लगे हैं ये और ये वाले, है ना, इधर जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, टॉप वाले हाइड्रोजन्स को ऊपर क्लोरीन दिख रहा है, डन है, और बॉटम वाले दोनों हाइड्रोजन्स को आगे ब्रोमीन दिख रहा है, करेक्ट है। और ये जो बीच में है हाइड्रोजन्स, ये दोनों अलग ही दिख रहे हैं क्योंकि इसको इस तरफ टॉप में हाइड्रोजन दिख रहे हैं, है ना, और इन लोगों को आगे क्लोरीन, इसको भी आगे क्लोरीन दिख रहा था। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो सेम है। इफ आई कॉल इट ए, सो दिस इज ऑल्सो ए, तो ये तो बी है। पक्का ना कि ये तो अलग है। डन। वेरी सिमिलरली कि अगर ये वाला और ये वाला दोनों जने सेम है, अच्छा टॉप वालों से सेम है कि डिफरेंट है, टॉप वाले को क्लोरीन दिखता है लेकिन बॉटम वाले को ब्रोमीन दिखता है, तो ऊपर नीचे अलग सीन है। इट मीन्स अगर ये सी है तो ये भी सी है। डन है ना। लेकिन फिर ये अलग है क्योंकि इसको इधर सी, इसको इधर सी दिखता है। इट मीन्स ये डी है। कैसे किया, एनवायरमेंट से किया। थोड़ा आप सोचो इस पे अच्छे से, आपको आप भी कर पाओगे। ये एनवायरमेंट से सॉल्व किया। अगर प्लेन से करती सॉल्व तो कैसे सॉल्व करती, मैं बोलती सेंटर से ऐसे एक प्लेन चला गया, मतलब इमेजिन इट लाइक दिस कि एक काइट जैसी शेप है और आपने बीच में से एक प्लेन पास कर दिया। इधर और इधर वाला पोर्शन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हाँ कर रहा है रिफ्लेक्ट। इट मीन्स इधर जो सिनेरियो है वही इधर है, दोनों जगह सेम सेम है। तो हम बोलेंगे जो यहाँ चीज है वही यहाँ चीज है, करेक्ट है। डन है, पक्का।
ओके, इट मीन्स ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो इसका होगा वही इसका सिग्नल होगा, जो इसका होगा वही इसका सिग्नल होगा। अब आप चेक कर लो कि आपस में सेम है कि डिफरेंट है, वो आप कर पाओगे कि डिफरेंट है। डन। ये तो रिफ्लेक्ट हुए थे वो, और ये रिफ्लेक्ट हुए थे, और ये वाले बाइसेक्ट हुए। आप देखो ना बीच में पीछे की साइड पे ऊपर एक हाइड्रोजन है और बॉटम पे एक हाइड्रोजन है, और प्लेन ऐसे गया इनको काटता हुआ। इट मीन्स जो भी बाइसेक्ट होते हैं उनके अपने अपने सिग्नल आते हैं, और मैंने यही लिखवाया है कि प्लेन अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन सेम होते हैं, प्लेन अगर बाइसेक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन के सिग्नल अलग अलग आते हैं। अगर मैंने ऐसे प्लेन पास किया है, ये कट गया, ये भी कट गया, इसका अपना सिग्नल, इसका अपना सिग्नल। डन। ऐसे प्लेन पास किया है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये सेम सेम, जो ये दोनों है वही ये दोनों है। डन है क्या? तो आप प्लेन अप्रोच से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एनवायरमेंट अप्रोच से भी कर सकते हो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द अबव पॉइंट, क्योंकि दोनों से इक्वेशन का आंसर सेम आएगा। कितने सिग्नल आए थे इसमें? ABCD 4। बढ़ते हैं आगे, एक कायरल वाली चीज भी समझा देती हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है, ऐसे ले लेते हैं, है ना। यहाँ Cl ले लो, यहाँ ब्रोमीन ले लो, यहाँ एक कार्बन ले लो, और CH2 ले लो, यहाँ CH3 ले लो। ऐसे मान लीजिए आपके सामने ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल गिवन है, और आपको बोला है बताओ भाई कितने सिग्नल होंगे इसमें, है ना। आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने सिग्नल प्रेजेंट होंगे, कैसे करोगे? देखो, क्या आपको कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि ये कायरल है। कैसे? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, उधर सिनेरियो एकदम ही अलग है ना, और इधर एकदम ही अलग है। इट मीन्स चारों डिफरेंट वैलेंसीज है, तो यस, ये एक बीच में सेंटर में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। डन। अब एक बात नोट कर लो, अगर पता है तो बेस्ट है, रिवाइज कर लो, कि जब भी हमारे पास में कायरल कार्बन की एंट्री होती है, कायरल कार्बन होता है, तो ऑल हाइड्रोजन्स विल हैव डिफरेंट सिग्नल, है ना, डिफरेंट सिग्नल। अब ऑल से मेरा मतलब क्या है उसको भी मैं क्लियर करूंगी अभी। ऑल से मेरा मतलब है जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही अलग अलग आएंगे सबके सिग्नल। देखो कैसे, जैसे हमें दिखा कि भाई ये कायरल है सॉरी सेंटर में, तो सबके अलग अलग सिग्नल आएंगे। अब सब कौन कौन है, वो तो क्लोरीन है छोड़ दो, ब्रोमीन है छोड़ दो। यहाँ जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इन दोनों के अलग अलग सिग्नल आएंगे, एक ए होगा और एक बी होगा, दोनों के डिफरेंट सिग्नल आएंगे। ये क्या हुआ? ये एक रूल है कि जैसे कायरल कार्बन की एंट्री होती है आपके मॉलिक्यूल में, all hydrogens act as diastereotopic hydrogens, it means they will have different signal। तो हम बोलेंगे जो CH2 के दो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, they will have two signals, एक H, अलग अलग सिग्नल। तो दो सिग्नल इसके हो गए। डन। CH3 ग्रुप जरा एक ही एक्ट करता है, इसको 1 2 3 मत गिन लेना, है ना। CH3 ग्रुप एक्ट करता है एक ग्रुप की तरह। इट मीन्स इसके दो सिग्नल थे, इस पूरे का एक, कितने हो गए? 3। तो बोलना इनका हो गया HC, है ना, ये हो गया HC, ABC। डन। इधर क्या करना है? मैम आपने बोला था CH3 एक ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इट मीन्स एक ये ग्रुप होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ग्रुप तो इस कार्बन के हैं, ये इसकी तरह नहीं है चेन में। नहीं समझे होंगे। अगर ये कायरल कार्बन है तो ये चेन में है, चलती हुई चेन में है ना, सीक्वेंस में। ओके, ये अगर कायरल कार्बन है इसके चलते हुए सीक्वेंस में अलग अलग। फिर बोला CH3 सॉरी, फिर बोला CH3 को एक्ट एक सेकेंड, फिर ऐसे बोला कि CH3 को हम लोग एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो CH3 का अपना एक सिग्नल। डन है। और ये जो तीनों CH3 है ये किसी सीक्वेंस में नहीं है, ये इस कार्बन के ग्रुप है। इट मीन्स ऑल थ्री विल एक्ट एज सिंगल ग्रुप। समझ में आया? ये तीनों एक की तरह एक्ट करेंगे, तो इनका एक अपना सिग्नल। डन। इट मीन्स इन तीनों का अपना एक सिग्नल। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि भाई इसका A और ये B, ये C, इन तीनों का मिला के HD। कितने सिग्नल? 4। समझ पाए? कितने सिग्नल? 4। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं कायरल का। मान लो कि CH3 है ना, और चलती हुई चेन में ले लेती हूँ, चलो CH3 है, CH2 है, CH2 है, Cl है, Br है, H है। देखो जैसे इंट्रोडक्शन हुआ कायरल कार्बन का, है ना, जैसे आपके पास में कायरल कार्बन आया, अब ऑल विल एक्ट एज डायस्टेरियोटॉपिक, सबके अपने अपने सिग्नल होंगे। तो इसके दो जो हाइड्रोजन है A B होंगे,
ये अलग है, सी होगा, है ना, ये वाले डी और ई होंगे, और ये एक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ये एफ होगा। समझ पाए? इनके CH2 जितने भी आते हैं वो अलग अलग होते हैं। इट मीन्स 2 या 3 4 5 और 6, तो इट मीन्स कितने होंगे? 6 सिग्नल। डन है क्या? ये बात है जब कायरल कार्बन की एंट्री होती है इन अ लीनियर चेन मॉलिक्यूल। डन। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन है PYQ जो आपका हो जाना चाहिए, बताइए क्या करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है आप ही का, PYQ आप ही के पेपर का, बोलो क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ सिंगलेट कहा है, सिंगलेट से अभी आप कंफ्यूज ना हो, लेट इट बी सिग्नल, है ना, अभी आप सिग्नल ही समझो, ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन सिंगलेट ही है, बट प्लीज उसे अभी के लिए मानिए सिग्नल। ओके, तो आपसे पूछा नंबर ऑफ सिंगलेट या सिग्नल ऑब्जर्व्ड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P, कितने सिग्नल होंगे, कैसे चेक करें। सबसे पहली बात, क्या कोई प्लेन वगैरह सिमेट्री है, तो जब भी पैरा वाली चीज हो, पैरा बोले तो टॉप पे बॉटम पे एटम्स हो, उनको आप ट्रीट करो, है ना, उनको आप ट्रीट करो एज बॉल या एज एटम। आप ग्रुप मत देखो, आप उसको ऐसे ट्रीट करो कि एक एटम है, ये भी एक एटम है, और अगर ये एटम्स हैं तो ये ऐसे कट सकते हैं, सॉरी ये ऐसे जा सकते हैं। डन, एक प्लेन जा सकता है। अगर जैसे ऐसा प्लेन चला जाएगा तो चीजें सिमेट्रिक होंगी। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है इधर जो है वही इधर है, तो यस सिमेट्री है, तो यस प्लेन पॉसिबल है। और अगर प्लेन पॉसिबल है तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि मैम जो इसका सिग्नल होगा वही इसका सिग्नल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके मैम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अगर इसका बी होगा तो इसका भी बी होगा, क्योंकि प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अभी बताया था पीछे, जो प्लेन डालने के बाद सिमेट्री आती है वो इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, इधर वाला हाफ इधर वाला हाफ, दे आर इक्वल। आप किसी भी एक में चेक कर लो, तो बोलना जो इसका है वही उसका सिग्नल, जो इसका है वही उसका सिग्नल। और ये OMe का Me जो है इसका, इसको मत भूलना भाई, Me है यहाँ पे CH3, इसका भी अपना सिग्नल। इट मीन्स A, B और C 3 सिग्नल। समझ पाए? कितने सिग्नल आ रहे हैं? 3 सिग्नल। कैसे किया हम लोगों ने? सिमेट्री से, कि प्लेन था, सिमेट्रिक हाफ्स थे, है ना। यू कैन चेक इन दिस हाफ और इन दिस हाफ, आपकी मर्जी है, 2 आधे आधे पोर्शन हो चुके, यू कैन यूज एनी ऑफ द पोर्शन फॉर द आंसर। तो आप इसको यूज कर रहे हो तो ए है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये बी है और ये सी है। डन। अब गलती क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हाइड्रोजन्स को मार्क कर लेना, और मैंने अभी नहीं किया, है ना। मार्क कर लो, ये मार्क हाइड्रोजन्स फर्स्ट, ये रूल 1 होना चाहिए अपना, वरना गलती हो जाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे कि यहाँ हाइड्रोजन था। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं हाइड्रोजन मार्क करे, बट करने चाहिए थे। आप यहाँ और यहाँ पहले हाइड्रोजन मार्क कर लो, वरना आप क्या देखोगे, एमी एक सिग्नल, OMe को तो वैसे भूल जाना है हमें, तो बोलेंगे मैम एक सिग्नल, ये पक्का गलती करोगे आप। इट मीन्स बोलना Me का एक सिग्नल, H और H का एक सिग्नल, 2 हो गए, और OMe के Me को मत बोलना, इट मीन्स 3 सिग्नल। डन है? गलती होती है, पक्का होती है। चलो एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन ऐसा आया, लेट से कि यहाँ पे आपको OH दे दिया, ओके, यहाँ Cl दे दिया, यहाँ Cl दे दिया, पूछ लिया भाई कितने सिग्नल बताओ, है ना। तो जो हाइड्रोजन्स को मार्क नहीं करेगा वो बताए कैसे करेगा, ओहो सिमेट्री है, ठीक है ना। जैसे ही सिमेट्री है तो मैम देखो, अब पता नहीं हाइड्रोजन नहीं मार्क करोगे तो क्या क्या ब्लंडर आप कर सकते हैं ना। आप तो अनएक्सपेक्टेड हो, गलतियां भी आपकी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और फिर उसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, राइट। कि देखो इसको भूलते हैं आप पक्का कि इसके हाइड्रोजन का अपना एक सिग्नल आएगा विच विल बी ए। यहाँ हाइड्रोजन है भाई, मार्क कर लो, ये बी है तो वो भी है। यहाँ हाइड्रोजन है, उसको भी मार्क करो वरना भूलोगे, तो ये सी है। ए, बी और सी 3 सिग्नल्स कर लेंगे। कितने सिग्नल्स? 3 सिग्नल्स। एक और बताना मुझे, जैसे लेट से मैंने ऐसे दे दिया आपको कोई क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, अब बोला बताओ भाई कितने सिग्नल, है ना, कितने सिग्नल। क्या करोगे, बोलोगे मैम ये गई सिमेट्री, है ना। अरे मैम आपको नहीं लग रहा ये इधर बना हुआ है तो उधर तो है ही नहीं, ऐसा कुछ, तो ये प्लेन जा सकता है क्या। मैंने कहा इसको ऐसे मत देखो कि इधर है कि उधर निकल रहा है, नहीं, आपको बोला गया था, अभी बताया गया था कि इसको आप ट्रीट करिए एज अ ग्रुप, इसको भी ट्रीट करो एज अ ग्रुप, एंड इफ दे आर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट तो यस दिस प्लेन इज पॉसिबल, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर ये प्लेन जा सकता है, पैरा में ऐसे प्लेन जा सकता है, आप तो ये समझ लो, ठीक है। अगर प्लेन जा सकता है, हाइड्रोजन को मार्क करो, ए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, सेम होंगे। यहाँ है ही नहीं हाइड्रोजन, यहाँ है ही नहीं, इसको मत ले जाना भाई, ये भी नहीं है, ठीक है, तो है ही नहीं हाइड्रोजन। अब क्या करें, अब बस मैम एक सिग्नल, है ना, 1 सिग्नल, डन। ज्यादा से ज्यादा कोई होशियार है तो उसको क्या दिख जाएगा कि अरे मैम ये CH3 है तो इसकी भी B सिग्नल, अच्छा
है ना, ये तो है 60% लोगों का आंसर, है ना, ये है कुछ 40% लोगों का आंसर कि उन्होंने 2 सिग्नल देख लिए, एक ये और एक ये वाले, और बचे हुए 10% जो राइट आंसर देंगे वो कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे वो कौन देखेगा। इट मीन्स इन टोटल इसका एक हाइड्रोजन का एक सिग्नल, इन दोनों का अपना एक सिग्नल विच इज सी, और इन दोनों का अपना एक सिग्नल विच इज ए। इट मीन्स 3 सिग्नल इन टोटल। वो बहुत ही कम लोगों का जवाब होगा क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना, मार्क नहीं करते तो ध्यान ही नहीं रहता। यहाँ पे 3 सिग्नल्स होंगे, तो प्लीज मार्क हाइड्रोजन फर्स्ट बिफोर आंसरिंग, बिफोर काउंटिंग। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। तो ये सिग्नल वाली बात आप समझ चुके हो, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। देखो सिग्नल तो हो गया कि कितने सिग्नल आएंगे। अब सिग्नल आएंगे, उनकी आपके सिग्नल में पोजीशनिंग क्या होगी, इट मींस केमिकल शिफ्ट क्या होगा, केमिकल शिफ्ट डेल्टा। केमिकल शिफ्ट पे अपने आप में बात करूं तो 1-2 लेक्चर का टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है ना, लेकिन इतनी डिटेल में यहाँ पे बात मुझे नहीं करनी है। तो इन शॉर्ट आपको ऐसे बताऊंगी, केमिकल शिफ्ट वो चीज है जो आपको ये बताती है कि सिग्नल को ग्राफ में प्लेस कहाँ करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे टीएमएस है, अब ये टीएमएस कौन है ना, अगर आपने अन्य बार पढ़ा है तो आपको पता होगा, टेट्रा मिथाइल सीलेन जिसे हम कहते हैं, टीएमएस, इट एक्ट एज रेफरेंस सॉल्वेंट। इट मींस इसको कंपेयर करके, ऐसे बोलो, इसके कंपैरिजन में बाकी सब सिग्नल आया करते हैं। डन। तो हम लोग बोलते हैं अगर टीएमएस हम प्लेस कर रहे हैं तो हम उसे प्लेस करते हैं 0 ppm पे। अब ये ppm क्या है, अरे केमिकल शिफ्ट जिसमें मेजर होती है वो ppm होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो डेल्टा जिसको आप बोल रहे हो केमिकल शिफ्ट, इट इज मेजर्ड इन ppm। तो टीएमएस के रेफरेंस में सारे सिग्नल्स हमारे मेजर हुआ करते हैं, करेक्ट है। अब मान लो कि कोई यहाँ आ गया, मान लो कोई सिग्नल यहाँ आ गया, तो हम इनको ऐसे ना करके ऐसे ड्रॉ करते हैं कि मान लो कोई सिग्नल यहाँ आ रहा है, मान लो कोई सिग्नल यहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो टीएमएस से कितनी कितनी दूर आ रहे हैं। तो हम कहते हैं टीएमएस से एक तो इतनी दूरी पे है, हम कहते हैं टीएमएस से एक इतनी सारी दूरी पे है ना, डिस्टेंस कि कितना दूर है। ओके। और अगर ये जैसे आपकी मैथमेटिक्स की टेबल चलती थी ना कि 0 1 2, तो हम कह रहे हैं मान लो जी ये 3 पे आ रहा है, ये 4, ये 5 बराबर डिस्टेंस है, और मान लो कि ये कुछ 6 पे आ रहा है, ऐसे। तो हम बोलते हैं ये वाला सिग्नल 6 ppm पे आ रहा है और ये वाला सिग्नल मान लीजिए 3 ppm पे आ रहा है। तो एक्चुअली पोजीशनिंग ऑफ सिग्नल, फर्स्टली यू हैव कैलकुलेटेड कि कितने सिग्नल, नाउ यू आर प्लेसिंग दो सिग्नल कि वो कहाँ मिलेंगे, ठीक है, ग्राफ में वो कहाँ मिलेंगे। तो हम कह रहे हैं एक सपोज कर लो, अब ऐसा ही नहीं होता, ये तो एक एग्जांपल है कि मान लो कि कोई यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, ऐसे 2 सिग्नल आ रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, जो जितनी दूर आता है ना सिग्नल, जैसे ये वाला इतनी दूरी पे है, तो इसे कहते हैं ये एक डी शील्डेड सिग्नल है। कैसा है? डी शील्डेड। डी शील्डेड का मतलब क्या है? डी शील्डेड का मतलब है कि जिसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो, है ना, जो बहुत ज्यादा टीएमएस से दूरी पे दिखे, इसको कहते हैं डी शील्डेड न्यूक्लियस या डी शील्डेड सिग्नल। तो हम कहते हैं ये है डी शील्डेड सिग्नल या न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा है। इस डी शील्डेड को हम लोग डाउनवर्ड भी कहते हैं कि सिग्नल बेहद ही डाउनवर्ड है। ओके। ये जो पास है इसको कहा जाता है शील्डेड है, ये सिग्नल जरा कैसा है? शील्डेड, और इसकी डेल्टा वैल्यू जरा कम होती है। ओके। इसको अप फील्ड भी कहा जाता है, डाउन फील्ड लिख लेना, इसको डाउनवर्ड लिख दिया मैंने, डाउन फील्ड, और इसको कहा जाता है अप फील्ड। समझ पाए? जो नजदीक है अप फील्ड है, जो दूर है डाउन फील्ड है या डी शील्डेड है। डन है। तो सिग्नल ऐसे मिलते हैं दूरी से या पास पे। ओके। अब आगे सुनो, केमिकल शिफ्ट का डेल्टा को एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है, ये है केमिकल शिफ्ट, है ना, ये चीज है केमिकल शिफ्ट, है ना, जो ये बताती है कि कौन कितना डी शील्डेड होगा। अब डी शील्डेड क्यों होगा वो भी सुनना। तो केमिकल शिफ्ट इज व्हाट, यहां लिखते हैं शिफ्ट विच विल बी इन हर्ट्स अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी विच इज इन मेगाहर्ट्ज इंटू 10 की पावर 6। ये पूरा फॉर्मूला आपका केमिकल शिफ्ट का रहता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सुनो। देखो, नंबर वन पॉइंट ये है कि इस एनएमआर में आपने अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी सुनी होंगी, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि आपने एक सुनी होगी, आपने सुनी होगी म्यू एबीएस, दैट इज एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी। ओके। एक सुनी होगी आपने म्यू प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी, और अब एक तीसरी आपने अभी देखी है कि म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज। ये क्या क्या है एक बार देखते हैं इनको। सबसे पहली बात, म्यू एबीएस का मतलब है एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी, है ना,
एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी ये किसकी होती है? ये एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी है जो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा। तो एक्चुअली किसकी है? ये रेडियो वेव की। इट मींस ये है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो? ओके। एक है प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ये होती है न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी। और एक लास्ट में आ रहा है अभी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इट मींस आपका इंस्ट्रूमेंट, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इट मींस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीक्वेंसी, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है। करेक्ट है? तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थ्री। तो इनको आप क्लियर रखिएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है। ओके तो यहां मैंने यूज करा है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स आई हैव यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेटिंग मशीन, दैट इज एनएमआर मशीन। ओके, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, डीशील्डेड क्या होता है और कब होता है, और शील्डेड क्या होता है और कब होता है। सुनो, शील्डेड का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन था, है ना, ये जिसको मैंने मार्क किया है, इसका सिग्नल मैं लेना चाह रही थी। ओके, और डीशील्डेड को ऐसे समझो कि मान लीजिए ये वो हाइड्रोजन था जिसका सिग्नल मैं लेना चाह रही थी। ओके, तो ये वो दो हाइड्रोजन्स मैंने मार्क करे हैं जिनका सिग्नल आएगा, है ना, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में। ऐसे तो उसका भी आएगा, बट ठीक है अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ। डन। तो होगा क्या, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इसी को कहते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस शील्डेड है। और जब आप सारे फॉर्मूला वगैरह सब समझते हो तब हम बोलते हैं कि इसकी डेल्टा वैल्यू जरा कम आएगी। इट मीन्स मैम पड़ोस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो हमें शील्डेड करेगा। शील्डेड समझते हो ना, कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, हम शील्डेड होंगे। अब शील्डेड विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन शील्डेड रहेगा। अब ये बातें थोड़ी सी वो जा रही है कि पूरी डिटेल में आपको समझाना पड़े, उतनी डिटेल उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपको आती होगी। नहीं आती है तो भी कोई लॉस नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर शील्डेड आपका न्यूक्लियस है ना, कोई शील्डेड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पड़ोस में लगा हो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी न्यूक्लियस के अराउंड और डेल्टा वैल्यू कम आएगी। बस इतना समझ लो। डन। तो शील्डेड तब होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नियर बाय लगा हो। ओके, और डी शील्डेड तब होता है जब पड़ोस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तब आपकी डेल्टा वैल्यू जरा हाई आती है। तो हम बोलेंगे अगर इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को इफ वी आर ऑब्जर्विंग इन 1H NMR इंस्ट्रूमेंट, तो एक की डेल्टा वैल्यू काफी लो मिलेगी और एक की डेल्टा वैल्यू काफी हाई मिलेगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नियर बाय एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर बाय। डन है? चले आगे। ये था शील्डेड या डी शील्डेड, समझ गए? ओके, अब शील्डेड डी शील्डेड के बिहाफ पे पूरी की पूरी टेबल बना करती है डेल्टास की, है ना, जिस केमिकल शिफ्ट की, कि भाई कौन से हाइड्रोजन का डेटा कितने पे आता है, कौन से का कितने पे आता है। वो उम्मीद है कि आपको पता होगा, है ना। नहीं पता है तो थोड़ा सा आप पता करो, है ना, कि कौन से हाइड्रोजन का डेटा किस पे आता है। वो पूरा समझाना लिखना विल नॉट बी पॉसिबल, बस आप थोड़ा सा आइडिया रखो। जैसे थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ। जैसे CH3 होता है, इसके हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट 0.9 लिया करते हैं हम लोग, है ना। CH2 होता है तो इसकी डेल्टा वैल्यू हम लोग 1.5 लिया करते हैं, और जो CH होता है इसकी डेल्टा वैल्यू हम लोग 1.7 लिया करते हैं। ओके, ये रफ में इतनी वैल्यूज हम लोग मानते हैं। अब क्या इतनी ही रहेगी क्या? नहीं 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 नहीं, सुनो आप ध्यान से। अगर आपके इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, विड्रॉइंग ग्रुप आप सोचो, और एक CH3 है, इसका NMR आप ले रहे हो, तो क्या वैल्यू स्टिल 0.9 पे आएगी क्या? नहीं, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस हाइड्रोजन का एटम कैसा हो जाएगा? डी शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, डी शील्ड हो जाएगा न्यूक्लियस और उसकी डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मींस इट विल नॉट बी 0.9, विल बी ग्रेटर देन 0.9। तो आप मान लो कि ये वैल्यू 2 तक भी चली जाती है। तभी हम क्या बोलते हैं ना, कि ये जितनी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होती है ना, इनको एग्जैक्ट माना ही मत करो। इनको मानो कि इनमें प्लस 0.5 का एरर चलता है। एरर बोले तो प्लस 0.5 ज्यादा भी हो सकता है, प्लस 0.5 जो वैल्यू लिखवाई है उससे कम भी जा सकती है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट भी तो देखना पड़ेगा कि डी शील्डेड ग्रुप है या शील्डेड ग्रुप। डन। तभी हम बोलते हैं कभी कभी वैल्यू 2 भी मिलती है, कभी 2.1 भी मिलती है, और कभी कभी कम भी मिलती है। डन है? ओके, अब आता है कुछ सवाल, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो। देखो एक बार क्या पूछा आपसे,
देखना भाई क्या पूछा है, करेक्ट वैल्यू या करेक्ट ऑर्डर ऑफ 1H NMR केमिकल शिफ्ट फॉर इंडिकेटेड हाइड्रोजन एंड बोल्ड। बोल्ड तो मैंने किया ही नहीं, कर देते हैं। ये हाइड्रोजन हैं जिनके बारे में वो आपसे कुछ जानना चाह रहा है। वो ये पूछ रहा है कि किसकी डेल्टा वैल्यू कितने पे आएगी। अब अपन ने रटा हुआ तो है नहीं कि किसकी वैल्यू कितने पे आएगी, देखते हैं कैसे समझेंगे। देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये तो Me है, Me है ना, CH3 है, इसकी वैल्यू 0.9 पे आती है ओके इसकी वैल्यू 0.9 पे आती है, करेक्ट है। इस हाइड्रोजन का पता नहीं, लेकिन ये दिख रहा है कि एक sp2 कार्बन से लगा हुआ है, डन। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन भी किससे लगा हुआ है, एक sp2 कार्बन से लगा हुआ है। और मुझे दिख रहा है, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ये एक sp कार्बन से लगा हुआ है। अब आपको ये नहीं लगता, देखो आपको ऐसा लगना चाहिए था, देखो आपको ये लगना चाहिए था कि भाई sp इज sp2 और sp3, ये जो ऑर्डर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फिर ये लेस और ये सबसे कम। अब मैम जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही डी शील्ड करेगा ना, यस राइट, इट मीन्स डी शील्डेड ज्यादा करेगा तो डेल्टा वैल्यू हायर होनी चाहिए थी, करेक्ट है। इट मीन्स मैम इसकी डेल्टा वैल्यू तो काफी हाई होनी चाहिए थी, बट अब आप सुनो, एक इफेक्ट होता है जिसका नेम है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, और वो आता है तो ये सब साइड हो जाता है। इट मीन्स एल्कीन एल्काइन में एक्सपेक्टेड था कि एल्काइन जो है वो ज्यादा डी शील्ड करेंगे, वैल्यू हाई होगी, लेकिन वैल्यू इसकी हाई होती है एल्कीन्स की। एल्कीन्स की वैल्यू जाती है, एल्कीन मतलब sp2 कार्बन से लगा हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू 4.5 से 6.5 ppm की होती है। अब ये डेटा नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब लिख लो कि ये 4.5 से 6.5 का हाइड्रोजन होता है, जबकि ये हाइड्रोजन 2 से 3 ppm का होता है। समझ पाए क्यों ऐसा, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब वो क्या होता है एक ही वीडियो में समाप्त तो नहीं कर पाऊंगी, है ना, थोड़ा बहुत बस आपको बता दिया है, जिस थोड़ी और जानकारी आप खुद भी ढूंढ सकते हो। तो ये है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ाना हुआ तो पढ़ा भी दूंगी। तो ये है आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, डन है ना, जिसकी वजह से वैल्यू इतनी गई है। एक और चीज है कि यहाँ ना एक बॉन्ड मिस हो गया है, यहाँ एक बॉन्ड भी होगा। इट मीन्स ये एक बेंजीन से लगा हाइड्रोजन है, और जो बेंजीन से एरोमेटिक रिंग से लगा हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू 6 से 8 ppm पे जाती है। इट मीन्स इतनी हाई वैल्यू, यस। अब आप ऑर्डर देख सकते हो क्या करेक्ट होना चाहिए, तो बोलना सबसे लोअर है वो CH3 का हाइड्रोजन 0.9, फिर आता है आपके पास में 2 से 3 वाला, 4 से 6 वाला और 6 से 8 वाला। ऑर्डर लगा दो कि ये क्या नाम है इसका सी वाला, ये सबसे अच्छा होगा, है ना। ये देखना उल्टे तो नहीं लगे हुए हैं, क्या वैल्यूज लगी हुई है इनकी, मैच करना कौन सा परफेक्ट मिल रहा है इसमें हमें। मैच करना एक बार क्या सही दे रखा है इसमें, आई गेस ये उल्टे बना दिए मैंने, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन जो ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें इसे B ले रखा है, एक्चुअली उन्हीं के मुताबिक ये ऑप्शंस है, और इसे C ले रखा है। अब आप मैच करना मिल जाएगा। इट मीन्स सेकंड वाला, है ना, फिर आना चाहिए आपका फर्स्ट वाला, अब सही है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। हुआ क्या था, मैंने ABCD उल्टे लिख दिए थे, और PYQ में जैसे मेंशन है इसको B था, इसको C ले रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा B वाला। डन है, परफेक्टली आप कर लोगे कि 6 से 8, 4 से 6, 2 से 3 और ये 0.9। ये है केमिकल शिफ्ट पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये क्या है, कंपाउंड शोज 1H NMR पीक्स एट डेल्टा वैल्यूज इन ppm 7.31 दो हाइड्रोजन्स, ठीक है, और 7.21 दो हाइड्रोजन्स का डेटा। अब देखो एक बात तय है, वन थिंग इज फिक्स्ड, और वो ये है जितने सिग्नल होंगे, वापस सुनो, जितने सिग्नल होंगे उतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होंगी, फॉर श्योर। इट मीन्स जितने सिग्नल होंगे उतनी केमिकल शिफ्ट का डेटा मिलेगा, जितने सिग्नल होंगे उतना डेटा होगा, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। इट मीन्स एक डेटा है, दूसरे नंबर का डेटा है, तीसरे नंबर का डेटा है, एंड दिस इज फोर्थ नंबर का डेटा। इट मीन्स 4 डेटा तो हो ना हो, 4 सिग्नल होने चाहिए। चेक करते हैं। अब मुझे चेक करना है कि इसमें 4 सिग्नल है। ये एक प्लेन जा सकता है, ऐसे मत बोलना एम इधर है Cl उधर है, अरे ट्रीट इट एज अ ग्रुप, इट मीन्स ऐसे जा सकता है, डन। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे HA होगा, यहाँ HB होगा, यहाँ HC होगा, तो ये भी HB होगा, ये भी HA होगा, ये क्या होगा C हो गया, क्या हो गया, तो ये D होगा, D। और तुम जो भूलोगे पक्का वो ये कार्बन होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन है ना, भूल जाओगे तुम, पक्का भूलोगे। यहाँ पे सेंटर में भी एक कार्बन है, उस पे भी हाइड्रोजन है, और ये E होगा। भाई 5 आ गए, ABCDE, जबकि डेटा इज गिवन ऑफ 4।
है ना, और 4 इट मीन्स डेफिनेटली दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं। तो बोलेंगे मैम देखो एक पक्का से इस तरीके से ये गया प्लेन, ओके, अगर प्लेन जा सकता है तो ये एच ए है तो ये भी एच ए है, डन है, ये एच बी है तो ये भी एच बी है, श्योर है, ये एच सी है, और यहाँ पे मत भूलना ये 2 हाइड्रोजन्स का एच डी है, 4 सिग्नल सेम इसमें है, 4 सिग्नल, प्लेन गया, यहाँ पे ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, है ना, ये सी, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो आप पक्का भूलते हो वो डी, तो ये मत भूलो 4-4 है दोनों में। इसमें चेक करो एक बार, देखो इसे, ए बी सी डी कैसे कर रही हूं मैं, पता है ना, ई यहाँ है ही नहीं हाइड्रोजन, और यहाँ एफ, देखते ही काट दो, इसका मतलब है 7 सिग्नल्स और डेटा इज लिमिटेड टू 4। तो ये तो 2 ऑप्शंस तो देखते ही एलिमिनेट होते हैं ऑन द बिहाफ कि भाई जितना डेटा है उतने सिग्नल है, 4 का डेटा है 4 सिग्नल होने चाहिए। सबसे पहले आपने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन जिंदा रख लिए, बाकी सब उड़ गए। अब इनमें से हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, या रहने दो, चलो ऐसी बात कर लो एक बार। अब आ जाओ कौन सा इन दोनों में से करेक्ट है। डेटा देखो, मैंने आपको एक बात शायद बोली है या पता नहीं बोली है, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोजन्स होते हैं, बेंजीन से लगे हाइड्रोजन्स, उनकी वैल्यू 6 से 8 जाती है, डन। अब वैल्यू दी है 2 हाइड्रोजन 7.21 7.31, पक्का ये कौन है, एरोमेटिक हाइड्रोजन्स। कैसे, अरे ये ए टाइप के 2, अरे ये बी टाइप के 2, इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है, गिवन है, डन। तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा इस डेटा से। आगे बढ़ते हैं, 4.25 2 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का 2.3, कहाँ है 3 हाइड्रोजन, कहाँ है 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। अब आपको नहीं लगता यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है वो CH2 है ना, CH2 है, और CH2 का डेटा तो मैंने पीछे 1.5 लिखवाया है। अच्छा, और मैम देखो अभी 2 हाइड्रोजन का 4.25, इतनी हायर वैल्यू, इट मीन CH2 कार्बन से लगे आपके 2 हाइड्रोजन, उनका डेटा मैंने 1.5 लिखवाया था, हो ना हो वैल्यू 0.5 बढ़ जाती, 2 हो जाती, 2.5 हो जाती, अरे 4.5 4.25 तक कैसे जा रहा है। इट मीन्स इसके पास में पक्का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के और वैल्यू को काफी हाई बढ़ा दिया। तो आप बताओ, ये 2 हाइड्रोजन है, इनके पास एक जगह Cl लगा है, और ये वो 2 हाइड्रोजन है जिनके पास में Me लगा है। कौन सा करेक्ट है, ऑब्वियसली ये, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन है, दैट इज इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेकिंग द वैल्यू हायर। इट मीन्स कौन सा करेक्ट है, आराम से यू कैन से बी सही है, आराम से। इसको देख के ही हो गया, इसको तो देखना ही नहीं पड़ा, इसको देख लोगे तो भी कर लोगे। ये क्या बोल रहा है 2.3 3 हाइड्रोजन का, इससे कोई खास हेल्प नहीं मिल रही। 3 हाइड्रोजन मतलब Me कितने पे आता है 0.9, तो 2 पे आ गया, 2.3 पे आ गया, उससे कोई खास हेल्प हो नहीं रही। इट मीन्स जिससे आंसर आ रहा है वो ये चीज है, समझ गए क्या, ओके डन। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। ऐसे ही ये कुछ सवाल थे जो हम लोगों को करने थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इस सेशन ने आपको एक ओवरऑल हेल्प करी हो, है ना, कुछ समझाने में थोड़ी मदद करी हो, है ना। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ऐसी एनएमआर की कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आऊंगी इन दी अपकमिंग नेक्स्ट सेशन। जब तक के लिए अगर आपने पढ़ लिया एनएमआर तो प्लीज डू रिवाइज, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ो प्लीज, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सिग्नल्स निकालने में इजी क्वेश्चन आते हैं, सिग्नल्स निकालने में थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इसलिए उस पर प्रैक्टिस और कर लो अगर आपको कमजोर लगता है तो। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन है जिनमें केमिकल शिफ्ट का बहुत अच्छा रोल होता है, तो उससे भी आप देख के रखो। है आपके पास में डेटा तो बढ़िया है, नहीं है तो प्लीज उसको आप करो, है ना, कैसे कवर करना है आप देखो और उसको करो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर इन दी अपकमिंग एनी नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।